नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। अलग अलग इलाकों की बात करें तो 34 मौतें हो चुकी हैं। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है बाढ़ और बारिश की वजह से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर है। बड़े पैमाने पर लोगों को किस तरह से दिक्कत आ रही है और राहत बचाव कार्य चल रहा है, दिखाते हैं आपको तस्वीरों के जरिए। हिमाचल प्रदेश में तो हालात सबसे खराब हैं। इससे जुड़ी कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर कुल्लू के गांधीनगर इलाके की है, जहां व्यास नदी में पानी इतना ज्यादा चढ़ गया कि यहां के गांधीनगर इलाके में नदी किनारे का ये घर देखते ही देखते पानी में समा गया। हिमाचल में व्यास नदी सबसे खौफनाक बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बहुत ही भारी बारिश हुई है। इससे रावी, व्यास, चिनाब और पार्वती सभी नदियां और उनकी सहायक नदियां, नाले उफान पर हैं। चंबा जिले में रावी नदी पर बने चमेरा बांध में पानी लबालब भर चुका है, जिस वजह से इसका पानी तेजी से निकाला जा रहा है। जब भी बांधों से ऐसे पानी निकाला जाता है तो निचले इलाकों के लिए संकट पैदा होता है, इसलिए निचले रिहायशी इलाकों में लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा जाता है। ये भारी बारिश हिमाचल के उन ऊंचे हिमालय पार के इलाकों में भी हुई जहां ऐसी भारी बारिश कम ही देखी जाती है। ये हिमाचल के लाहौल का सिसु इलाका, जहां चंद्रा नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज उसकी भेंट चढ़ गया है। देखते ही देखते ये ब्रिज पानी में बह गया। और पंजाब में सभी स्कूल 13 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लगातार बिगड़ते हालत को देखते हुए पंजाब सरकार ने ये फैसला किया। चंडीगढ़, रोपड़, फिल्लौर, पंचकूला रोड, कई इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जालंधर के फिल्लौर में पंजाब पुलिस एकेडमी में सतलज नदी का पानी घुस गया। पानी इतना अधिक था कि एकेडमी के ग्राउंड में मौजूद सभी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गईं। ऐसे नज़ारे आमतौर पर कम ही दिखते हैं। लोगों को नाव से निकाला गया, लोग गर्दन तक पानी में डूबे हुए थे और गाड़ियां बह रही थीं। पिछले कई बरसों में इलाके का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। हरियाणा के पंचकूला में एक सड़क बह गई। अंबाला के मुलाना गांव में एक चमत्कार हुआ। हरियाणा में पूरी जुलाई में जितनी बारिश होती है उसकी 40% तो 24 घंटों में ही हो गई। और पंजाब ने अपना जुलाई का 70% कोटा महज 2 दिनों में ही पूरा कर लिया। केंद्र और राज्य की बचाव टीमों के साथ ही सेना के जवानों को भी डेरा बस्सी, पटियाला और मोहाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बचाव के काम में लगाना पड़ा, क्योंकि सतलुज, ब्यास और घग्गर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पंजाब अलर्ट पर है और राज्य के स्कूल 13 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। शहरी इलाकों में जिंदगी मुश्किल में है तो हजारों एकड़ में लगाई गई धान की फसल भी तकरीबन 2 फुट पानी में डूबी हुई है, क्योंकि एक दिन में ही ब्यास नदी पर बने बांधों का पानी कई फुट ऊपर चला गया है। पड़ोसी हरियाणा में बारिश से हालात और खराब होने के आसार बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के हालात की समीक्षा के लिए कई बैठकें लीं। पंजाब में जो स्थिति है वो ये डेरा बस्सी के अलावा मोहाली में, चंडीगढ़ में भी इसी तरीके के हालात इस समय बरकरार हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो लगभग 80% बारिश यहाँ पर 50 घंटे में हुई है, जो पूरे जुलाई का कोटा था। जुलाई के कोटे की 80% बारिश सिर्फ 2 दिन में या 50 घंटे में यहाँ पर हो गई। और ये इन तस्वीरों में ये चीज़ एविडेंट है कि किस तरीके से लोगों को बहुत तकलीफें अभी भी हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बीच राज्य के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री से मुलाकात की। शुक्रवार से अब तक यहां देखें तो हिंसा में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। टीएमसी का कहना है कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि तृणमूल चुनाव जीत रही है, तो बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। पूरे बंगाल में करीब 700 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट पड़े। इनमें से 175 बूथ मुर्शिदाबाद जिले में हैं, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी।
इस चुनावी हिंसा में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार और सोमवार के बीच 20 लोगों की मौत हो चुकी है। বিষয় হচ্ছে এই कल नतीजे आएंगे। विपक्ष को पता है कि वो बुरी तरह हार रहा है, इसलिए वोट के दिन जहां भी संभव हुआ उन्होंने हंगामा किया। गवर्नर साहब का पास गुंजाइश यही है जो उन्होंने कुछ कार्रवाई करना उनको चाहिए। कम से कम 350 लगाने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिल्ली को भेजे। इस बीच राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आकर मुलाकात की। The darkest hour is just before dawn. There will be light at the end of the tunnel. The only message which I could get today is, if winter comes, can spring be far behind? Good will happen in the days to come. Thank you. इस बीच बीजेपी आक्रामक बनी हुई है। कांग्रेस आलाकमान सावधानी से चल रहा है और 2024 के चुनावी गठबंधन की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से वह पूरा का पूरा चुनाव दोबारा होना चाहिए। वहाँ लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जब स्थितियां खराब होती हैं तो ये स्थानीय इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को और उनको निर्णय करना होता है, जो वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के लोग हैं। जब वर्क उनका डिफाइंड है सेंट्रल फोर्सेस का, तो उस वर्क को वो नहीं कर पाए हैं, तो ये उनका दोष है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हिंसक घटना में मृतक की संख्या बढ़ते जा रहा है, लोगों के मन में नतीजे के दिन को लेकर और हिंसा का डर है। और इस बार पश्चिम बंगाल का नागरिक ये आशा करते हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया है पश्चिम बंगाल में, वो इस बार हिंसा रोकने में और कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मुर्शिदाबाद से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर ने वोटरों को उलझन में डाल दिया है। निराश हैं, नाराज हैं। इनकी उलझन को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि हर दल के गढ़ में वोटों का गणित पलटेगा। देखिए रिपोर्ट। टूट फूट वाली महाराष्ट्र की राजनीति मतदाताओं को उलझन में डाल चुकी है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले महाराष्ट्रवासी उलझन में हैं। जहां जहां एनडीटीवी का माइक पहुंचा, सभी का महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों पर गुस्सा फूटा। तो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है वो एकदम निचले स्तर की चल रही है। जैसे कि पहले शिवसेना का ये शिंदे गठ अलग हुआ, अभी शरद पवार जी से अजित पवार गठ, तो कम से मतलब वोटर्स को लगता है कि क्या चल रहा है, मतलब हम वोट देते और ये लोग ऐसा दल बदल करते, तो अभी सब एक हो गए तो हम वोट किसको दें। अभी ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठ के आता है। ये सिर्फ अपने खुर्ची के लिए अपना खुद का इस्तेमाल कर रहे, और जो कार्यकर्ते हैं वो क्या है, अपना साहब इधर गए तो हम भी उधर जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं। और इससे ये हो रहा है कि जो अपना महाराष्ट्र का विकास होने वाला है वो अपना ठप हो गया। सिर्फ ये एक दूसरे की वो तंगड़ी खींच रहे, यानी या इनको कुछ सत्य के लिए उनको कुर्सी चाहिए और जन सामान्य के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये 5 साल में ऐसा विकास होना चाहिए, वो इसलिए भी हम सोच के मतदान करेंगे। आपके वोट पर कितना फर्क पड़ेगा इसका? बहुत फर्क पड़ेगा। ये इलेक्शन में ना बहुत फर्क पड़ेगा। किसको करना है वही नहीं जानेंगे कि ये बंदा इधर गया, अरे यार इसको करूँ या उसको करूँ। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि पता नहीं चलता कौन कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि जो भी हम वोट देते हैं वो एक्चुअली कुछ काम का हाथ नहीं है, क्योंकि हम जिसको दे रहे वो तो स्टेबल है ही नहीं एक जगह पे, तो कोई ऐसा लीडर ही नहीं है। कन्फ्यूजन तो बहुत है क्योंकि का वोटिंग करिए, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि हर कोई बोलता है कि हम अच्छी करने वाले, लेकिन करता कोई नहीं। हर कोई जो पार्टी हम सिलेक्ट करते हो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है। एज अ वोटर सब कंफ्यूज है कि अब कौन सी पार्टी क्या करेगी। पश्चिम महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ तो विदर्भ बीजेपी का किला माना जाता रहा है। शिवसेना मुंबई कोंकण की पार्टी कहलाती है। शिवसेना एनसीपी में टूट के बाद इनका सत्ता के साथ विरोधी पक्ष में भी होना आने वाले चुनाव में वोटों का गणित पूरी तरह से बदलने वाला है। अजीत पवार की भी अपनी पकड़ है महाराष्ट्र के इंटीरियर में, लेकिन जहाँ तक के एनसीपी के ट्रेडिशनल और रिवायती वोटों की बात है, वो हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे कि कहीं ना कहीं आज भी सुप्रिया सिले और शरद पवार लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं और वो सेक्शन में पहुंचना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो अपने मतदान क्षेत्र और उनके इलाके में वो प्रभावी रहेंगे। महाराष्ट्र के इंटीरियर में
अजीत पवार और दूसरे लोगों का काम है, लेकिन जो ये बगावत हुई है उससे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वोटर जो है वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैंने आपकी विचारधाराओं पे मैंने आपको वोट दिया। आप मेरी विचारधाराओं के विरोध में जाकर ऐसे लोगों से हाथ मिला रहे हो जिनसे मेरे नज़रियात मिलते नहीं, जिनसे मेरे व्यू मिलते नहीं, तो 110% इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा ही पड़ेगा और बीजेपी को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लोगों के लिए जो शिवसैनिक है वो जो हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधता है, वो सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं है, उसके लिए शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी से वो खुद को जुड़ा हुआ समझता है। और अब आप देखें तो जो माइनॉरिटी है, मैं ये बार बार इसलिए माइनॉरिटी कहूँगी कि माइनॉरिटी के वो अब बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी, अब बीजेपी की तरफ पहले भी नहीं जा रही थी। माइनॉरिटी का रुझान जो है वो शिवसेना की तरफ और उद्धव ठाकरे की तरफ ज़्यादा रहा है। तो अब इसमें आपको चेंज दिखेगा कि कोंकण जो बेल्ट के लोग हैं अब वो छुट्टी लेके ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी यूनियन है, वो छुट्टी लेके अपनी मुहिम संभाल रहे हैं। तो उसके लिए शिंदे सरकार को अब वो जिसमें भी उनको भले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वही रियल सेना है, पर वो उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का उन्होंने नाम चुराया, पार्टी चुराई, ये सब वहाँ पे काफ़ी एविडेंट है। जो एक मराठी मानूस जो है, जो वहाँ पे नीचे कोंकण का मानूस कहा जाता है कि बहुत सीधा साधा आदमी है, लोगों के बीच जाके वो लोगों के लिए क्या करके देंगे, ये उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस जहां सबसे कमजोर दल के तौर पर दिख रही थी, वहीं अभी सबसे स्थिर विरोधी दल के तौर पर नजर आ रही है, लेकिन टूट की खबरें वहां से भी हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत यहाँ पर आम लोगों को खिचड़ी के तौर पर दिख रही है, और इस उलझन को खत्म कैसे किया जाए, ये राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल भरा रास्ता इसलिए भी है क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी वोटरों की तरह ही उलझन में हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे अयोध्या को नया रूप दिया जा रहा है। लोग आसानी से यहां पहुंच सके, ऐसे में हर बिंदु पर ध्यान देने की कोशिश हो रही है। देखिए विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का भूतल का काम लगभग पूरा हो चुका है। पारंपरिक नागर शैली में बन रहे इस मंदिर को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि ये अगले 1000 साल तक सुरक्षित रहे। मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थर मंगाए गए। खास बात यह है कि मंदिर में सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सारा काम लगभग पूरा है, केवल सज्जा का काम बाकी है, वो चल रहा है। दिसंबर 23 तक सज्जा का काम पूरा हो जाएगा। इस काम में सभी इंजीनियर्स और ट्रस्ट लगा हुआ है। 5 मंडप है, 5 मंडपों में से गुजरते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए गृह मंडप तक दर्शनार्थी आएगा और उसके बाद प्रसाद लेता हुआ निकल करके जाएगा। राम मंदिर का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी से अयोध्या को भी सजाने संवारने का काम चल रहा है। शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। अधिकतर श्रद्धालु रेल मार्ग से आएंगे। इसे देखते हुए अयोध्या के लिए नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। अयोध्या के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हवाई संपर्क भी बेहतर किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने व्यापक कम्युनिकेशन प्लान बनाया है हम लोगों ने, और ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी बनाया है। इसमें हम लोग दोनों मार्ग को, जो रोड्स हमारे हैं, उसको हम चौड़ीकरण कर रहे हैं और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। रोड सिस्टम भी हम लोग काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग रेलवे नेटवर्क भी है, उसको भी हम लोग फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है अयोध्या धाम का, और तो काफ़ी हम लोग मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं इसमें। अयोध्या के चारों ओर पौराणिक जगहों और कुंड सरोवरों को सजाने का काम भी अंतिम दौर में है। जितने भी इस समय कॉरिडोर्स जो निर्मित हो रहे हैं, रामपथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ, ये सारे कॉरिडोर्स दिसंबर तक हम लोग पूरा कर लेंगे, ऐसा पूरा प्रयास है। और इसी प्रकार से हम लोग इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और इसको इंश्योर करेंगे कि जनवरी के पहले श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। 380 फुट लंबे, 250 फुट चौड़े और 161 फुट ऊंचे भव्य राम मंदिर का पहला चरण साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा।
तब तक अयोध्या भी नए रंग में नजर आने लगी। तो अब धीरे धीरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में भगवान श्री राम भव्य मंदिर में स्थापित होंगे और लोग दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ पे आने वाले लोगों को चाहे सड़क मार्ग से हो, चाहे रेल मार्ग से हो, चाहे एयर मार्ग से हो, कि उन्हें आने के लिए कोई असुविधा ना हो। हवाई अड्डे का निर्माण हो गया है, रेल स्टेशन अयोध्या का दूसरा भव्य बन के तैयार है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अयोध्या में नया मंदिर दिव्य भव्य बन गया है, ठीक उसी प्रकार से और ये सब सुविधाएं दर्शनार्थियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरी अयोध्या को पूरे साजो साज के साथ जनवरी तक तैयार कर लिया जाएगा और दिव्य अयोध्या भव्य अयोध्या के साथ दर्शनार्थी जनवरी से दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में राजेश गुप्ता के साथ प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। और शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का प्रीव्यू किस तरह से छाया है सोशल मीडिया पर, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आपको हमारी कसम लौट आई।